अभी इस समय दुनिया भर के मार्केट्स काफी गर्म हो रखे हैं और इसके पीछे की वजह एक बहुत ही ठंडी जगह, ज्यादा भी ठंडी नहीं है पर एक ठीक ठाक ठंडी जगह, जापान। जापान में कल एक बहुत ही जबरदस्त डिसीजन होने वाला है, जिस डिसीजन से केवल हमारा मार्केट नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के मार्केट, जिसमें अमेरिका इंक्लूडेड है, क्रिप्टो मार्केट इंक्लूडेड है, गोल्ड का मार्केट इंक्लूडेड है, सबके सब पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में समझेंगे बिना कोई समय बर्बाद के। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको कुछ भी इसके बारे में आइडिया नहीं है ना, तो भी आप ये वीडियो पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप कोई भी मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस चीज की अपडेट आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स बिगिन। टाइम पास में नहीं करूंगा, समझते हैं कि ये रेट हाइक की प्रॉब्लम जापान में चल क्या रही है। लेट्स अंडरस्टैंड द कहानी सबसे पहले कि एग्जैक्टली दिक्कत कहां पे है। तो सारी समस्या जो शुरू हो रही है वो यहां से हो रही है, यानी कल सुबह लगभग 7:30 बजे के बाद बैंक ऑफ जापान, जैसे इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अमेरिका में फेड है, उसी तरीके से जापान का सेंट्रल बैंक बीओजे है, जो अपने मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स को बताने वाले हैं। उनका मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट भी आएगा, वो अपने इंटरेस्ट रेट को भी बताएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी होगी। अब ये वाला इवेंट इस बार इतना हाइप्ड क्यों है? आखिर सारे देशों के तो आते रहते होंगे ना भाई, जापान से दुनिया भर को लेना क्यों है? तो जापान इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो अभी हम समझेंगे। बट उससे ज्यादा टेंशन वाली बात है 2024 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था और उधर हमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट लगाता हूं। तो पिछले साल लगभग जुलाई के एंड में बैंक ऑफ जापान ने अपनी पॉलिसी रेट्स को बढ़ा दिए थे, 0.25 बेसिस से उसको बढ़ा दिया था। और उस रेट हाइक के कारण ये जो क्रिप्टो मार्केट है वो लगभग क्रैश कर गया था पूरा नीचे की तरफ। केवल क्रिप्टो मार्केट नहीं, इंडियन मार्केट में भी थोड़ा इंपैक्ट देखने को मिला था, अमेरिका के मार्केट्स और बाकी कमोडिटीज में भी इंपैक्ट देखने को मिला था। तो जो इस चीज का डर है वो अभी भी लोगों के अंदर बना हुआ है। और कल अगर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में रेट हाइक हो जाता है तो लोगों को यह लग रहा है कि ये जो क्रैश है वो दोबारा से रिपीट हो सकता है, यानी मार्केट्स पूरे जो हैं वो कोलैप्स कर सकते हैं। वॉल्यूम भी मार्केट में अभी कम है, अगर कोई गिरावट आती है तो कम वॉल्यूम के कारण वो गिरावट और भी इंटेंसिफाई हो सकती है। इस चीज का भी डर है। अब मैं आपको थोड़ी टेक्निकलिटीज समझाता हूं कि एग्जैक्टली जापान में हो क्या रहा है। तो बेसिकली जापान का अभी जो इंटरेस्ट रेट है, जिसको आप रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट भी बोल सकते हो, तो इसको हम इंटरेस्ट रेट से डिनोट करेंगे। ये इंटरेस्ट रेट अभी 0.5% के आसपास है, जो कि पूरी दुनिया में आप एक तरीके से मान के चल सकते हो सबसे कम है। यानी अगर आप जापान में लोन लेने जाते हो तो वहां पे आपको लगभग 0.5% से थोड़ा ज्यादा आपको देना पड़ेगा, लेकिन इसी के आसपास आपका इंटरेस्ट लगेगा। यानी आप बहुत ही सस्ती दरों पे लोन ले सकते हो। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, जापान में दिक्कत ये हुई ना कि वहां पर महंगाई ज्यादा बढ़ती जा रही है। जापान में महंगाई कंट्रोल करना एक बहुत जरूरी चीज समझा जाता है। ये महंगाई के ही चक्कर में बहुत बार उनकी गवर्नमेंट्स भी बदल चुकी है। तो बेसिकली होता क्या है, जापान में जो महंगाई है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है, ज्यादा कोई महंगाई है नहीं। तो जापान की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है उनके इन्फ्लेशन का टारगेट 2% है, कि 2% से कम अगर महंगाई रही तो हम सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाल फिलहाल में जो डेटा आ रहा है वो डेटा 2 से ज्यादा ही आ रहा है, वो लगभग 3 के करीब आ रहा है, 3% के आसपास। एग्जैक्ट 3 नहीं, 2.75 2.85, बट 3 के आसपास उनके इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे हैं। यानी महंगाई जापान में जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। ये महंगाई बढ़ने के कारण यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो लोगों की यहाँ पर बढ़ रही थी, जिस कारण से जापान में अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वैसे ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता है। अब इंडिया में आरबीआई जो फैसले ले रही है उसको आप नरेंद्र मोदी जी पे नहीं थोप सकते हो, बट यहाँ पर ये पॉलिटिकल मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है। पहली वजह है ये महंगाई बढ़नी, और दूसरी वजह है जो जापान की करेंसी है वो भी बहुत ज्यादा गिरती जा रही है। जिस तरीके से हमारी करेंसी बहुत ज्यादा गिर रही है, उसी तरीके से जापान की करेंसी भी बहुत ज्यादा गिरती जा रही है, और उनके करेंसी को भी सपोर्ट करना जरूरी हो गया है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है, और ये भी एक बड़ी वजह है कि इसको इतना ज्यादा हाइप क्यों किया जा रहा है। अब ये जो 0.5 का इंटरेस्ट रेट है, इसे इस बार बढ़ाने की बात कही जा रही है। 94% लोग लगभग ये मानते हैं कि इसको 0.25 बेसिस से बढ़ा दिया जाएगा। यानी इस बार जापान की मॉनेटरी पॉलिसी में रेट हाइक होने की संभावना है, जिसका फैसला कल हो जाएगा, जो हमने अभी टाइम डिस्कस किया। और अगर ये रेट हाइक हो जाता है तो जापान का इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 0.75% का।
जो कि एक आप वैसे देखो तो बहुत बड़ा इंक्रीज आपको नहीं लगेगा 0.25 का, बट आप ये सोचो 0.5% में 50% का इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। तो वैसे आप परसेंटेज वाइज देखो तो एक बहुत बड़ा इंक्रीज जो है वो इंटरेस्ट रेट में होने वाला है। और ये 1995 के बाद सबसे ज्यादा हाईएस्ट मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट जापान का होने वाला है। तो जापान में हिस्टोरिकली इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम रखे गए थे, जिस कारण से जापान की ग्लोबल इकोनॉमी में एक अलग जगह हो गई थी। अब ये तो पूरी कहानी जापान की हो गई, ठीक है। अब ये रेट हाइक होने से डायरेक्टली जापान पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपको वो थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे ही ये रेट हाइक होगा ना, वैसे ही वहां पे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में थोड़ी मदद मिलेगी। तो जापान में ऐसी उम्मीद है कि इससे महंगाई जो है वो डाउन होगी। जापान में इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज वहां पे लोगों की सैलरियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, वेजेस बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी उनकी सही परफॉर्म कर रही है। जनरली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जापान का वो बहुत ज्यादा नहीं था, बट अभी इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है, जिस कारण से महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। दूसरी चीज होगी, जापान की जो ऑफिशियल करेंसी है येन, उसको मजबूती मिलेगी। येन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा यहाँ पर, जिससे जापान को थोड़ा फायदा हो सकता है। तो ये दोनों चीजें जापान जो है अभी वो अचीव करना चाह रहे हैं। ये जापान के खुद की बात हो गई, लेकिन पूरी दुनिया पे क्या फर्क पड़ेगा, आप लोग वो सोच रहे हो कि आखिर इससे बिटकॉइन क्यों गिर सकता है, अमेरिका का मार्केट हमारा मार्केट क्यों गिर सकता है। तो मैं आपको समझाता हूं जापान की एक यूनिक कैपेबिलिटी जो है वो ग्लोबल सिस्टम में क्या बनी हुई है, उसको समझते हैं। तो देखो, अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि जापान में जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बहुत कम है। चलो एक बार के लिए मान लिया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 0.5% से बढ़ के इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो जाएगा 0.75%। तो ये जो इंटरेस्ट रेट इतने कम है ना यहाँ पर, तो लोगों को एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। क्या आती है कि जैसे मान लो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा जापान, आप सारी चीजें और भूल जाओ, करेंसी कन्वर्जन, करेंसी ऊपर नीचे, एक बार के लिए भूल जाओ, आप बस कॉन्सेप्ट समझो कि मैं जापान जाऊंगा, जापान में जाके मैं बैंक में लोन के लिए अप्लाई करूंगा कि भाई मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, आप मुझे 1 करोड़ का लोन दे दो। जापान वाले बोलेंगे लो जी आप 1 करोड़ का लोन लो, आप इसमें मुझे 0.5% का इंटरेस्ट रेट पे करते रहना। अब आप देख रहे हो कितना कम इंटरेस्ट रेट मुझे पे करना पड़ रहा है। अब मैं इस 1 करोड़ को लेके आऊंगा इंडिया में और मैं इसकी कर दूंगा एफडी में कर दूंगा मान लो 5% के इंटरेस्ट रेट। एफडी मेरी सिक्योर है भाई, मुझे कोई रिस्क तो है नहीं इसमें। मैंने 0.5% पे लोन दिया है, मैंने 5% में यहाँ पे कमा रहा हूँ, बाकी सारी चीजें एक बार के लिए आप भूल जाओ। तो मेरा सीधा सीधा 4.5% का प्रॉफिट हो जा रहा है, और ये रिस्क फ्री प्रॉफिट हो रहा है, इसमें कोई भी रिस्क इन्वॉल्व ही नहीं है। मैं 1 करोड़ क्यों, मैं 100 करोड़ रुपए लोन ले लूंगा और मैं यहाँ पर अपनी चीजें अपना प्रॉफिट करते रहूंगा। तो यही काम पूरी दुनिया करती है। पूरी दुनिया जापान को एक बैंक की तरह यूज करती है कि वहां से हम सस्ते में लोन लेंगे और फिर उस पैसे को हम कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, जहां हम इन्वेस्ट करेंगे वहां पे हम ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे और फिर हम ये लोन भी भर देंगे और हमारा प्रॉफिट का जो साइकिल है वो चलते रहेगा। तो एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको बताता हूं, और इसमें एक नई टर्मिनोलॉजी होगी उसके बारे में भी बात करते हैं। तो थोड़ा टेक्निकल जाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं ज्यादा जल्दी नहीं बोल रहा हूं। तो मान लो आप एक बैंक में जाते हो, वहां पे आप लोन लेते हो, तो लोन आप लोगे जापान की करेंसी में, आपने येन में यहाँ पर लोन ले लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप जापान की करेंसी को सेल करोगे, आप जापान की करेंसी बेचोगे और आप कुछ दूसरी चीज खरीदोगे। मान लो अगर आपको इंडिया में आके इन्वेस्ट करना है तो आप आईएनआर खरीदोगे, अगर अमेरिका में करना है तो यूएस डॉलर खरीदोगे। जनरली लोग यूएस डॉलर में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आप येन को यहाँ पे करोगे सेल और आप इसके अगेंस्ट में यूएस डॉलर बाई कर लोगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं येन कैरी ट्रेड। ये एक तरीके से आपका सेल की पोजीशन ओपन हो गई है येन में, तो ये कैरी ट्रेड एक तरीके से हो गया यहाँ पर। और फिर जो ये आपको यूएस डॉलर मिला, इससे आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रिप्टो में कर सकते हो, स्टॉक्स में कर सकते हो, अमेरिका की ट्रेजरीज खरीद सकते हो। और अमेरिका की ट्रेजरी को एक लिक्विड एसेट माना जाता है जिसको बहुत सारे देश एक्सेप्ट करते हैं, फिर आप वहां पे भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहीं से कहीं ना कहीं पैसा इंडिया में भी आता है। बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्री है ना, उसमें जो भी एफआईआईज लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो भी विदेश से पैसा आता है, वो जनरली इसी रूट से आता है। जापान के थ्रू लोन लिया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है और फिर कंट्री में आके उसे इन्वेस्ट किया जाता है। अब जैसे ही रेट हाइक अनाउंस होगा, दो चीजें होंगी। पहली चीज क्या होगी, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ के 0.75% हो जाएगा, तो अपने आप जो प्रेशर है ना वो लोगों पे बढ़ जाएगा कि यार पहले हमें कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था, अब ज्यादा देना पड़ेगा। अब आप सोचोगे सर 0.25% चेंज होने से क्या ही फर्क पड़ेगा। तो मैक्सिमम जो पोजीशन होती है ना वो लेवरेज होती है। लेवरेज केवल रिटेल ट्रेडर्स नहीं लेते, बड़े बड़े प्लेयर्स भी खूब लेवरेज लेके काम करते। तो अगर आप 0.25% में 100x का लेवरेज लेके चल रहे हो, तो ये सीधे 25% होता है।
तो इतना बड़ा लेवरेज वो लोग नहीं लेते हैं, बट आप सोच पा रहे हो लेवरेज लेने से ये कितनी इंटेंसिफाई हो जा रही है चीजें। तो इसीलिए लेवरेज लेने के कारण ये जो छोटा सा भी इंक्रीज है ना, ये बहुत भारी पड़ेगा और ये प्रेशर पड़ना स्टार्ट होगा। दूसरी दिक्कत क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया था कि उन लोगों ने येन को सेल किया हुआ है, येन को यहाँ पे सेल किया हुआ है, और अगर यहाँ पे रेट हाइक हो जाती है ना तो उनकी करेंसी मजबूत होगी, तो येन जो है वो और महंगा होना स्टार्ट करेगा। अगर आप सेल कर रहे हो, प्राइस ऊपर जा रही है, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये जो हाईली लेवरेज्ड येन के कैरी ट्रेड्स होते हैं ना, इनको भी आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अगर लॉस बुक करनी हो तो लॉस बुक करना रहेगा, बट आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये जो डबल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसको हैंडल करने के लिए आपको जरूरत होगी पैसों की, बट आपके पास कोई पैसा है नहीं, बिकॉज आपने सारे पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो अब आपने जहां वो पैसे इन्वेस्ट करें, वो एसेट आपको सेल करना पड़ेगा। अगर आपने वो पैसा स्टॉक मार्केट में डाला है तो आप स्टॉक बेचो, अगर आपने गोल्ड खरीदा है तो आप गोल्ड बेचो, अगर आपने बिटकॉइन खरीदा तो आप बिटकॉइन सेल करो, बट आपको अपनी एक्चुअल पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा, और फिर यहां पर जाके आप वो अपनी पोजीशन को मैनेज कर पाओगे, स्क्वायर ऑफ कर पाओगे। यही सबसे बड़ी वजह है क्यों जापान में एक छोटा सा डिसीजन पूरी दुनिया भर के मार्केट्स को इंपैक्ट कर देता है। एक डेटा मैं आपको बताऊं तो जापान में लगभग $2 ट्रिलियन का लोन यहां पर लिया गया है। $2 ट्रिलियन के आसपास का लोन जापान से लेके इन्वेस्ट किया गया है, जिसमें से $500 बिलियन के आसपास के जो लोन्स हैं वो यहां पर हाईली लेवरेज्ड है, कि एक बार के लिए मान लो $1.5 ट्रिलियन सेफ रहेगा, बट जो $500 बिलियन के आसपास का अमाउंट है उनको पक्का अपनी पोजीशन सेल करनी पड़ेगी। तो $500 बिलियन के आसपास का $1 बिलियन मतलब 9-10 हजार करोड़ रुपए आप मान के चलो, तो लगभग उतना पैसा आपको सेल करना पड़ेगा। तो जब वो चीजें सेल होंगी तो आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये थी फाइनली फंडामेंटल पूरी कहानी कि आखिर क्यों जापान में एक छोटे से रेट हाइक के कारण इतनी बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। अब मेन बात करते हैं कि एग्जैक्टली होने के चांसेस क्या हैं और आपको किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये बिटकॉइन का ट्रेड है हमारे पास, बिटकॉइन का चार्ट है, डेली चार्ट, और ये बिटकॉइन पहले से ही कमजोर हो रखा है, काफी ज्यादा ये कमजोर हो रखा है। और दूसरी चीज क्या है, दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर के महीने में ना लिक्विडिटी वैसे ही बहुत ज्यादा कम रहती है। अगर एक बार के लिए लिक्विडिटी ज्यादा रहे और मार्केट क्रैश करने लगे तो आप अपनी पोजीशन एग्जिट भी कर पाओगे, बट जब लिक्विडिटी कम रहती है ना और लोग पैनिक में एग्जिट करते हैं तो वो क्रैश बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, जिस कारण से आपको एक बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट का क्या होगा। तो देखो सारे में खतरा है, इंडियन मार्केट में भी खतरा है, गोल्ड में भी खतरा है, सब में यहां पर खतरा है। इस पूरे इवेंट का ना 2 रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, 2 तरीके से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। पहला जो रिएक्शन होगा वो इवेंट वाला रिएक्शन होगा, जिसमें हम उस ट्रिगर पे रिएक्ट कर रहे होंगे। अगर रेट हाइक का डिसीजन आ गया तो आपको इमीडिएटली जो येन है वो ऊपर जाता हुआ दिखेगा, जिसको जेपीवाई भी आप बोलते हो, जापानीज येन, तो ये आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अब आप पेयर के हिसाब से देख लेना, यूएसडी जेपीवाई जो है वो गिरेगा बढ़ेगा, कैसे पेयर बना है, बट येन ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और साथ ही साथ आपको उस टाइम सब में आपको फॉल देखने को मिल सकता है, आपको बिटकॉइन क्रिप्टो में फॉल देखने को मिल सकता है, आपको गोल्ड में भी फॉल देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड, इन सब में गिरावट आएगी, बट ये जो गिरावट रहेगी ना वो क्विक रहेगी, 15 20 30 मिनट आधे घंटे की गिरावट रहेगी, उसके बाद मार्केट फिर से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये होता है ट्रिगर वाला फॉल जो कल सुबह होगा। ट्रिगर वाले फॉल के बाद शुरुआत, और इस ट्रिगर वाले फॉल के कारण हम साथ गैप डाउन खुल जाए, ऐसा हो सकता है कि हम में भी हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो सकते हैं, ये चीजें हो सकती है। बट ये रिएक्शन बड़ा नहीं रहेगा, ये छोटा रिएक्शन रहेगा। उसके बाद शुरू होगा असली खेल, और फिर आगे आने वाले 15-20 दिन या 1 महीने तक मार्केट हमको बेयरिश दिख सकता है। मार्केट में छोटी छोटी रेड कैंडल मिलेंगी, बट एक फंडामेंटल फॉल हमें बाजार में देखने को मिल सकता है। ये वाले रिएक्शन की जो श्योरिटी है वो काफी ज्यादा है। ये इवेंट का रिएक्शन तो पक्का आपको देखने को मिलेगा, बट उसके बाद क्या होगा ना, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्या फंडामेंटली हम गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, या कोई और फैक्टर आ जाएगा। तो एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप इस इवेंट को पकड़ना चाहते हो तो फोकस ऑन ट्रिगर। कल सुबह आप बैठे रहो लाइव चार्ट के सामने, देखो कब वो रिजल्ट आ रहा है, आप उसके हिसाब से ट्रेड करके प्लान कर सकते हो। अगर आपको डर लग रहा है, आप इन्वेस्टर हो, आप पैनिक वगैरह कर रहे हो, तो पैनिक करने की उतनी जरूरत नहीं है। इसका इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा आपको 15 से 20 दिन देखने को मिलेगा। 15 से 20 दिन के बाद मार्केट में फिर से कोई ना कोई लेवल मिलेगा जहां बाजार स्टेबलाइज हो जाएगा, और उसके बाद फिर फर्दर हम डिसाइड करेंगे क्या नए ट्रिगर्स आते हैं उसके ऊपर। तो ये 15-20 दिन की गिरावट के लिए अगर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच दोगे तो आप दोबारा पोजीशन नहीं बना पाओगे। तो अगर आप कोई हेज कर सकते हो तो हेज कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए पोर्टफोलियो को। इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि आपका पूरा पोर्टफोलियो क्रैश कर जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, बट ये फेड हो जाएगा, और जब एक बार इवेंट फेड हो जाएगा और कोई नई ट्रिगर्स आएंगे तो बाजार फिर ऊपर चलने लगेगा, तो आप पछताएंगे
पछताओगे कि मैंने अपना ट्रेड एग्जिट क्यों कर दिया। तो दिस इज द बेस्ट सजेशन आई थिंक जो मैं एक इन्वेस्टर को दे सकता हूँ। एज अ ट्रेडर आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुली हुई है कल इवेंट की, उसको आपको ट्रेड करना है तो करो, नहीं तो आप केवल वॉच कर सकते हो। और उसके बाद अगर बाजार बेरिश रहता है तो एज यूजुअल हम अपने नेगेटिव ट्रेड्स करते रहेंगे भाई, कुछ खास ऐसे तबाही सी नहीं मच जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, चुपचाप चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं आपको आगे जो भी अपडेट्स आएगा इसके रिलेटेड वो बताऊंगा, और कोशिश करेंगे कि कल हम इसको कवर भी करें। ठीक है, तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोई अगर फैक्ट्स इधर उधर हो गए होंगे तो कोई बात नहीं, लंबी वीडियो रहती है, सारी चीज़ें याद नहीं रह पाती, तो मैं बट आपको कॉन्सेप्ट पक्का समझ में आ गया होगा। ठीक है, बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।